नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन ऐप पे। अपन डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ नेमेटोलॉजी में। तो नेमेटोलॉजी में आज का अपना चैप्टर है नेमेटोड्स और उनकी जनरल मॉर्फोलॉजी और उनकी बायोलॉजी, यानी उनका बॉडी शेप क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसी होती है और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। आज उसका डिस्कस करेंगे। अपना टॉपिक है नेमेटोड्स, जनरल मॉर्फोलॉजी एंड बायोलॉजी। Nematodes exhibit considerable variation in their external and internal structure. Despite this structural complexity, certain basic principles are common to all nematodes. यानी नेमेटोड अपने बाहरी और आंतरिक संरचना में काफी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इस संरचनात्मक जटिलता के बावजूद कुछ मूलभूत सिद्धांत सभी नेमेटोडों में समान होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें अपन, जनरल शेप एंड साइज, यानी अगर अपन एक ओवरव्यू देखें नेमेटोड का तो उसकी शेप कैसी होती है और उसकी साइज कैसी होती है। देखिए नेमेटोड्स होते हैं वो एक तो ट्रिपोब्लास्टिक होते हैं, एक तो ट्रिपोब्लास्टिक होंगे, कैसे होंगे, बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, अनसेगमेंटेड होंगे, कलरलेस होंगे, स्यूडो कोलियोमेट्स होंगे, वर्मीफॉर्म होंगे एंड सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन एनिमल्स होंगे। अगर बात करें कि जो नेमेटोड होते हैं वो कैसे होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। ठीक है, अभी आगे अपन बात करेंगे। त्रिस्तरीय मतलब इनकी जो लेयर होती है वो कितनी होती है, 3 लेयर से बनी होती है इनकी बॉडी। द्विपार्श्व सममित होती है, अविभाजित होते हैं, रंगहीन होते हैं, छद्म गुहाधारी होते हैं और कर्मी आकार के, मतलब राउंड शेप। एक यहाँ पे ये टर्म आया स्यूडो कोलियोमेट। स्यूडो कोलियोमेट का मतलब ये होता है कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके लास्ट में अपने एक होल टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कर्मी आकार के होते हैं तथा अनुप्रस्थ काट में गोल जीव होते हैं। जैसे अगर बात करें जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ नेमेटोड्स की, नेक्स्ट बात करें, अब बात करें अपने किसकी, शेप की बात कर रहे हैं कि नेमेटोड्स की शेप कैसी होती है। नेमेटोड्स शो ग्रेट वेरिएशन इन देयर मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स। द प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड्स आर जनरली स्लेंडर। कैसे होते हैं प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड, स्लेंडर टाइप के होते हैं, स्पाइंडल शेप्ड टाइप के भी होते हैं और फ्यूजिफॉर्म ऑर्गेनिज्म टाइप के भी होते हैं। यानी पौधे परजीवी नेमेटोड सामान्यतः पतले होते हैं, तकवा आकार के होते हैं या दूरी आकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपन ने बात कर रहे हैं अपन किसकी, इनकी आकृति की शेप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि जो एक ही नेमेटोड है उस नेमेटोड में जो प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड होते हैं वो ही क्या है, अलग अलग आकार के होते हैं। व्हेन रिलैक्स्ड विथ जेनेटियल हीट, नेमेटोड्स में लाइव इन डिफरेंट शेप डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। यानी हल्की गर्मी देने पर नेमेटोड अपनी प्रजाति के अनुसार विभिन्न आकृतियां ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब जो नेमेटोड है वो अपनी जो शेप चेंज कर रहा है वो किस पे बेस हो रहा है, उसकी हीट पे बेस हो रहा है। ठीक है, गर्मी पे बेस है। बात करें अपन स्ट्रेथ की बात करें तो ऐसा कौन सा नेमेटोड है, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, जिसकी बॉडी शेप होती है वो कैसी होती है, सीधी होती है। तो ध्यान रखना कौन सा है, पेटायरोलेंचुस। ठीक है, स्लाइटली कर्व्ड जो हल्के मुड़े होते हैं वो कौन से होते हैं, होप्लोलेमिस। सी शेप्ड होते हैं टाइलेनकोरेंचस। स्पाइरल होते हैं वो कौन से होते हैं, हेलिकोटाइलेंचस। तो ये आपको जैसे एग्जाम्पल होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में से पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा है, विच वन इज स्ट्रेट शेप नेमेटोड, तो वहां पे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। तो मेनली जो बार बार आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें या आपके जो सेमेस्टर एग्जाम की बात करें तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपने को कि निम्न में से या इनमें से कौन सा नेमेटोड है, उसकी आकृति कैसी है। तो आपको जो मेन जो एग्जाम जो एग्जाम्पल है उनको आपको याद रखना है। कुछ प्रजातियों में लैंगिक द्विरूपता होती है, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। ठीक है, सर्टेन नेमेटोड्स एग्जिबिट अदर शेप सच एज लेमन, पियर, किडनी और सकेट फॉर्म। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ नेमेटोड होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे नींबू जैसे होते हैं, नाशपाती जैसे होते हैं, गुर्दा जैसे होते हैं या थैलीनुमा आकार के भी होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो नेमेटोड्स होते हैं उनमें आपको मेनली कंपटीशन के हिसाब से इनके जो एग्जाम्पल है वो आपको ध्यान रखना है। साथ में देखना है कि कुछ जो और नेमेटोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में भी होते हैं। नेक्स्ट बात करें जनरल मॉर्फोलॉजी एंड बायोलॉजी। ठीक है, बात करें अगर साइज की, अगर अब इनकी साइज अगर अपने ये नाप के हिसाब से देखें तो देखिए इनकी जो साइज है वो कैसी होती है, 0.2 mm टू अबाउट 12 mm। यानी जो नेमेटोड होते हैं वो लंबे होते हैं,
लेंथ विथ एन एवरेज ऑफ 0.01 mm to 0.5 mm width, about 1 to 15% of their length, and males are smaller than females। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो जनरली जो नेमेटोड होते हैं उनकी लंबाई तो कितनी होती है भाई, 0.2 से 12 mm। अगर वहीं अगर अपन बात करें उनकी जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई कितनी होती है भाई, 0.0 mm से 0.5 mm। या ये पूछ ले कि उनकी जो लेंथ होती है उस लेंथ की अपेक्षा में अगर परसेंटेज में पूछ ले तो परसेंटेज में कितनी हो जाएगी, 1 से 15%। ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो मेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फीमेल की तुलना में क्या होते हैं भाई, स्मॉलर होते हैं। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये आपकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है नेमेटोड्स की, वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अपने इस डायग्राम में देख रहे हैं। जैसे इनका जो माउथ है, ठीक है, वो कैसा है, इस स्ट्रक्चर में निडल शेप है। उसके बाद देखो, पहले तो अगर अपन इसकी शेप की बात करें तो ये कैसा है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये आपको ध्यान रखना कैसा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में है, ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी अपन इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए माउथ है, वो कैसा है, इसका निडल शेप है, ठीक है। इसके अंदर फायरिंजियल बल्ब होता है जो इनफ्लेक्स टू टेक इन फूड, जो किसके हेल्प करता है, फूड को टेक करने में। न्यूरल ट्यूब होती है, ये आपको ध्यान रखना है, न्यूरल ट्यूब होती है जो किसके लिए रेस्पॉन्डिंग होती है, ह्यूमन ब्रेन, जो ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, उसको कोई भी जो रिएक्शन लेना है, या अपन ये बोल दें कि जो कोई भी वेव है उस वेव को वहां पर ह्यूमन के ब्रेन तक पहुंचाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, न्यूरल ट्यूब है। इंटेस्टाइन है, टेस्टिस है, ओवेरी है, टेल है और एनस। यानी इस डायग्राम के अंदर जो अपने को जो ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी दिख रही है वो मेनली किसकी दिख रही है, मेल निमेटोड की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, अगर बात करें कि बॉडी रीजन की, बॉडी रीजन की बात करें, द निमेटोड body is not divided into definite region as in insect, however certain subdivision can be recognized। कहने का मतलब अपने पहले भी बात की इसकी जनरल कैरेक्टर में कि इनकी जो बॉडी होती है निमेटोड की, वो कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है, यानी इसमें कोई सेगमेंट नहीं होता। लेकिन कुछ जो सर्टेन है, सर्टेन सब डिविजन है, उनको पहचान है, यानी उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि नेमाटोड का शरीर कीटों की तरह स्पष्ट रूप से क्या नहीं होता, विभाजित नहीं होता है, परंतु कुछ भागों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी हैविंग द माउथ, लिप्स एंड स्टोमा इज कॉल्ड द हेड विच इज कंटिन्यूअस विद द मेन बॉडी। कहने का मतलब जैसे माउथ है, लिप्स और जो स्टोमा, उनको टोटली को अपन मिला के क्या बोल रहे हैं, हेड। तो ऐसी मतलब कुछ इनके जो पार्ट हैं उनको अपन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे अपने डायग्राम में देखा। अब जो नर्वल ट्यूब है उसको अपन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, लेकिन माउथ है, उसकी जो टेल है, उसकी जो मिड पार्ट है बॉडी का, उसको तो अपन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे बता रहा है। द पोर्शन बिटवीन द हेड एंड द बेस ऑफ द इसोफेगस इज कॉल्ड द नेक। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके इनसे आपने अगर एंटोमोलॉजी पढ़ी है तो वहां इंसेक्ट में भी ये डेफिनेशन होती है कि नेक कहाँ पे होता है। तो नेक कहाँ पे होता है, हेड और जो बेसल बॉडी रीजन है उसके बीच का जो रीजन है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, नेक बोलते हैं। द पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एनएस और कोलेका टू द पोस्टीरियर एक्सट्रीमाइट इज कॉल्ड द टेल। यानी जो लास्ट का जो भाग है वो क्या कहलाता है भाई, टेल कहलाता है। नेक्स्ट बात करें, अगर लॉन्गिट्यूडनल, अगर अपन कोई भी जो नेमेटोड है उसका अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करते हैं तो उसमें उसके कितने भाग दिखाई देते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करेंगे अपने नेमेटोड की बॉडी को तो द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। कितने रीजन में भाई, 4 रीजन में। वो 4 रीजन कौन कौन से हैं, पहला है वेंट्रल सरफेस, दूसरा है डोर्सल सरफेस, और तीसरा कौन सा है, राइट लेटरल्स, और चौथा कौन सा है, लेफ्ट लेटरल्स। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसका हॉरिजेंटल, या अपन ये बोले कि अगर इसका हॉरिजेंटल सेक्शन करते हैं तो मेनली अपने को कितने रीजन दिखाई देते हैं, 3 रीजन दिखाई देते हैं। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल करते हैं तो इनके कितने रीजन दिखाई देते हैं, 4 रीजन दिखाई देते हैं। या अपन ये बोल सकते हैं कि जैसे वेंट्रल रीजन, डोर्सल रीजन और लेटरल रीजन। अब यहाँ पे जो लेटरल रीजन है उसको अपन ने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, राइट में और लेफ्ट में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अगर वेंट्रल सरफेस की बात करें तो बियर्स नेचुरल ओपनिंग सच एज द एक्सक्रेटरी पोर्स, एनस और कोलेका एंड वुल्वा। अब ये ध्यान रखना है कि जो नेमेटोड की जो बॉडी है उसका जो वेंट्रल रीजन है
उस वेंट्रल रीजन में जितने भी जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो कौन से रीजन में पाए जाएंगे, वेंट्रल रीजन में पाए जाएंगे। वही अगर अपन बात करें डोर्सल सरफेस की बात करें, तो ये जो डोर्सल सरफेस है वो कहां पे पाई जाती है, जस्ट वेंट्रल जो रीजन है उसके अपोजिट साइड में। और जो राइट एंड लेफ्ट लेटरल्स है द रिमेनिंग टू साइड ऑफ द बॉडी, वो कौन सी है, राइट एंड लेफ्ट लेटरल्स, ये ध्यान रखना है। आगे बात करें लिप रीजन की बात करते हैं अपन, होठ क्षेत्र की बात करते हैं, तो द लिप रीजन ऑल्सो कॉल्ड द हेड रीजन, ये भी अपन ने बात की कि जो माउथ वो किसके अंदर आ रहा है, हेड रीजन के अंदर आ रहा है, ठीक है। सो ग्रेट वेरिएशन अमॉन्ग नेमेटोड्स एंड इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशन, यानी होठ क्षेत्र जिसे सिर क्षेत्र भी कहा जाता है, नेमेटोड्स में अत्यधिक विविधता दिखाता है और इसे वर्गीकरण के लिए उपयोग में किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अपन लिप रीजन के हिसाब से भी नेमेटोड को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें टेल रीजन की बात करें, तो द टेल इज द पोस्ट एनल एलोंगेशन ऑफ द बॉडी एंड इज प्रेजेंट इन ऑल स्टेज ऑफ नेमेटोड। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो नेमेटोड के अंदर जो टेल है वो उसके बाय बर्थ से लेके उसके डेथ तक की, या अपनी उसके बोलो कि मैच्योर स्टेज तक, ठीक है, उसमें टेल प्रेजेंट होती है, यानी ऑल स्टेज पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। पूछ शरीर का गुद्दा के बाद का लंबा भाग होता है और यह नेमेटोड के सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नेमेटोड्स की बात करें, तो द बॉडी ऑफ द नेमेटोड्स इज कैसी होती है भाई, ट्यूबुलर बोल दीजिए आप, सिलेंड्रिकल बोल दीजिए, एंड मे बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन, ठीक है। पहला है आउटर बॉडी ट्यूब जिसे अपन क्या बोलते हैं, बॉडी वॉल, दूसरा है इनर बॉडी ट्यूब, ठीक है, जिसमें क्या पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और तीसरा है बॉडी कैविटी जिसके अंदर क्या पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये ध्यान रखना है। अगर जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसको अपन कितने रीजन में बांट रहे हैं, अपन 3 रीजन में बांट रहे हैं, मेन 3 रीजन है। आउटर बॉडी रीजन है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, बॉडी वॉल, इनर बॉडी ट्यूब है और बॉडी कैविटी है। नेक्स्ट बात करें अब किसकी बात करें, अपने आउटर बॉडी ट्यूब की बात करें या बॉडी वॉल की बात करें। अब देखिए अपन ने ये पहले भी बात की थी कि चाहे इंसेक्ट हो चाहे नेमेटोड हो, उनकी जो आउटर बॉडी है या बॉडी वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, क्यूटिकल से मिलकर बनी होती है। तो द आउटर बॉडी ट्यूब कंपेराइज एक्सोस्केलेटन और क्यूटिकल से, उसके जो इनर जो लेयर है वो क्या कहलाती है, हाइपोडर्मिस, और जो डीप इनर लेयर है वो क्या कहलाती है, मसल से लेयर। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि जो नेमेटोड है उनकी जो बॉडी वॉल है उसको अपन ने कितने भागों में बांट रहे हैं, अपन 3 भागों में बांट रहे हैं। ऊपरी जो बाहरी लेयर है जिसको एक्सोस्केलेटन बोल रहे हैं वो किसकी बनी होती है, क्यूटिकल की होती है। उस क्यूटिकल के नीचे जो लेयर पाई जाती है वो कौन सी होती है, हाइपोडर्मिस होती है, और हाइपोडर्मिस के नीचे जो लेयर पाई जाती है वो कौन सी होती है, मसल लेयर होती है। यानी कहने का मतलब ये ध्यान रखना है आपको कि इंसेक्ट जैसे इंसेक्ट की बॉडी वॉल को अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं, सेम ही यहाँ पे नेमेटोड की बॉडी वॉल को भी कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं भाई, 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें एक्सोस्केलेटन की या क्यूटिकल की बात करें, इट इज द आउटर मोस्ट नॉन सेलुलर, ये ध्यान रखना इंसेक्ट के अंदर भी क्या होती है, नॉन सेलुलर होती है, सेमी परमेबल एंड टफ लेयर सेक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल, ठीक है। यह शरीर की सबसे बाहरी अकोशिकीय अर्धपारगम्य और कठोर परत होती है जो एपिडर्मल कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होती है। द क्यूटिकल इन्वेट्स ऑल natural opening of the body including the mouth, rectum, cloaca, vagina, excretory pore, amphids and phasmid। जो क्यूटिकल है शरीर के सभी भाग प्राकृतिक छेद जैसे मुख, मलाशय, क्लोएका, योनि उत्सर्जन छिद्र, एम्फिड्स एंड पोस्मिड्स में भी प्रवेश करती है। बात करें द क्यूटिकल ऑफ मेनी नेमेटोड्स स्पीसीज बियर्स सरफेस मार्किंग विच आर वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स एंड आर ऑफ्टन यूज्ड बाय टेक्सोनोमिस्ट और आइडेंटिफिकेशन। यानी ये बात बताना चाह रहा है कि कुछ जो नेमेटोड है उनकी जो आउटर बॉडी सरफेस है, या अपन बात करें आउटर बॉडी सरफेस कौन सी हो गई, क्यूटिकल हो गई, उस क्यूटिकल के ऊपर क्या पाए जाते हैं, मार्किंग पाई जाती है, ठीक है। उस मार्किंग के साथ अब ये मार्किंग किस में हेल्प करती है कि नेमेटोड कौन सा है, यानी उसके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है, या उसकी जो टेक्सोनोमी उसके अंदर क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट बात करें फंक्शंस ऑफ क्यूटिकल की बात करें, तो जो क्यूटिकल है वो क्या करती है, एक तो जो भी एनवायरनमेंट है उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, सर्व्स एन एक्सोस्केलेटन, ठीक है, और फैसिलिटेट्स मूवमेंट थ्रू सॉइल एंड प्लांट टिश्यू। कहने का मतलब आप मेनली आप ये याद रखते हो
याद रख सकते हो कि जो क्यूटिकल है वो किस में हेल्प करती है, एनवायरनमेंट से बचाने के लिए। अब एनवायरनमेंट में सभी बात आ गई कि जैसे अगर नेमेटोड वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो सॉइल के भी टच में आएगा, वो प्लांट के भी टच में आएगा, तो उसकी जो बॉडी है उसको रफ होने से बचाने के लिए कौन काम करता है, क्यूटिकल काम करता है। नेक्स्ट बात करें हाइपोडर्मिस की बात करें। द हाइपोडर्मिस कैसी होती है, सेलुलर होती है और पार्शियली सेलुलर लेयर दैट लाइज बिटवीन किसके अंदर, क्यूटिकल एंड द स्टोमेटिक मसल्स लेयर के अंदर। ये ध्यान रखना है, क्यूटिकल और स्टोमेटिक जो मसल लेयर है, या अपने ये बोल सकते हैं क्यूटिकल और जो मसल लेयर है उसके बीच में कौन सी लेयर होती है, हाइपोडर्मिस होती है। द इट सीक्रेट द क्यूटिकल्स एंड इज मेटाबॉलिक एक्टिव पार्ट ऑफ द नेमेटोड्स। अब ये आपको स्पेशली मोस्ट कर लेना है, ठीक है। सेम यही बात इंसेक्ट में होती है कि जो क्यूटिकल है उसको कौन सिक्रेट करता है, तो ध्यान रखना कौन सिक्रेट करता है, हाइपोडर्मिस सिक्रेट करती है। और ये क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिव पार्ट है ऑफ नेमेटोड का, क्योंकि ये क्या कर रही है, अगर अपने इसके जनरल कैरेक्टर में देख रहे हैं तो ध्यान रखना हाइपोडर्मिस किसको सिक्रेट कर रही है, क्यूटिकल को सिक्रेट कर रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इट फॉर्म्स 4 कॉर्ड्स, जो हाइपोडर्मिस है वो कितने कॉर्ड्स बना रही है, 4 कॉर्ड्स बना रही है, 1 डोर्सल 1 वेंट्रल एंड 2 लेटरल कॉर्ड्स, जिसकी अपन ने भी डिस्कस किया था। ईच कंटेनिंग हाइपोडर्मल ग्लैंड्स, यानी जो ये वेंट्रल है, लेटरल है, वो डोर्सल जो कॉर्ड है, ठीक है, ये आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं, तो ध्यान रखना है किससे जुड़े हुए रहते हैं भाई, हाइपोडर्मल ग्लैंड से, ठीक है। ये 4 तंतुओं का निर्माण करती है, एक ऊपरी, एक निचला और 2 पार्श्वीय, जिनमें हाइपोडर्मल ग्रंथियां होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें इनकी मसल लेयर की बात करें, यानी इनर मोस्ट लेयर की बात करें, तो द मसल लेयर इज अरेंज्ड इन ए सिंगल लेयर बीनेथ द हाइपोडर्मिस। अब ये ध्यान रखना आपको, जो हाइपोडर्मिस है उसके अंदर तो कितनी लेयर आ रही थी, 4 लेयर आ रही थी अगर उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे जो मसल लेयर है, ठीक है, इस मसल लेयर में कोई लेयर नहीं होती, इंटरनल लेयर नहीं होती, यानी ये कैसी होती है भाई, सिंगल लेयर होती है। मसल सेल्स आर स्पाइंडल शेप, इसकी शेप का ध्यान रखना है, एंड रिमेन अटैच्ड टू द हाइपोडर्मिस थ्रू आउट देयर लेंथ, यानी ये किससे अटैच होती है, मसल लेयर किससे अटैच होती है, हाइपोडर्मिस से अटैच होती है। मांसपेशी कोशिकाएं तक्वा आकार की होती है और पूरी लंबाई में हाइपोडर्मल से जुड़ी रहती है। द मसल्स आर वेल कनेक्टेड टू द नर्वस सिस्टम, ये भी ध्यान रखना आपको, एंड देयर स्टिमुलेशन बाय डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व्स कॉज कॉन्ट्रैक्शन इन द डोर्सल वेंट्रल प्लेन। ये ध्यान रखना है आपको कि जो नर्वस सिस्टम है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, वेल कनेक्टेड होता है मसल लेयर से, और साथ में जो स्टिमुलेशन होता है, ठीक है, ये भी जब अपन नर्वस ट्यूब की बात करे थे, उसके अंदर नर्वल ट्यूब की बात करे थे, वो स्टिमुलेशन का काम कर रही है। तो स्टिमुलेशन बाई डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व्स काज कॉन्ट्रैक्शन इन द डोर्सल एंड वेंट्रल प्लेन, रिजल्टिंग, अब इससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन द सेंसोडाइल मूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेमेटोड्स। ये स्पेशली ध्यान रखना है कि ये मांसपेशियां तंत्रिका तंत्र से अच्छी तरह जुड़ी रहती है, ऊपरी तथा निचली तंत्रिकाओं द्वारा उत्तेजित होने पर डोर्सोवेंट्रल दिशा में संकुचन करती है, जिससे नेमेटोड की विशिष्ट तरंगाकार गति सेंसोडाइल मूवमेंट उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेमेटोड्स होते हैं उनके अंदर सेंसोडाइल मूवमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो ये ध्यान रखना है कि जो नेमेटोड होते हैं उनके अंदर सेंसोडाइल मूवमेंट कब होगा भाई, क्योंकि इनकी जो नर्वस जो सिस्टम है वो किससे अटैच होता है, मसल लेयर से अटैच होता है। मसल लेयर से अटैच होने के कारण इनके अंदर क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा, और ये स्टिमुलेशन किसके बीच बीच में होगा, डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व्स के बीच में होगा। जब डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व्स के बीच के अंदर है ये स्टिमुलेशन होगा, तो जो नेमेटोड्स है वो किस प्रकार का मूवमेंट करेगा, वो सेंसोडाइल मूवमेंट, यानी वेव लाइक अपने तरंगों की आकार का मूवमेंट करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि विच एक्टिविटी रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंसोडाइल मूवमेंट, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, स्टिमुलेशन बाय डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में अपन ने बात की जनरल स्ट्रक्चर की बात की, उनकी शेप क्या होती है नेमेटोड की, ठीक है, वो इंसेक्ट से डिफर कैसे हैं, इसमें अपन ने ये देखा कि उनकी शेप वो भी अलग अलग प्रकार की होती है, कोई स्ट्रेट होता है, कोई सी शेप होता है, कोई राउंड शेप होता है, ठीक है। उसकी जो लेंथ की बात की अपन ने, लेंथ कितनी होती है, उनकी विनेथ की बात की, यानी उनकी विड्थ की बात की अपन ने, ठीक है। और ये भी देखा अपन ने कि जो मेल होता है वो
फीमेल की अपेक्षा में क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।